हेलो एवरीवन, आप लोगों का ऑनलाइन यूनिक क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लेकर आई हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज का करंट अफेयर का है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। और ये जिन्हें भी PDF में चाहिए तो वो हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से इसे PDF में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। UPSC का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी, C रंगराजन, संजय द्विवेदी, श्रीकांत माधव। तो आपका आंसर होगा प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी को जो है UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और यह जो हैं अरविंद सक्सेना के स्थान लेंगे। किसके स्थान लेंगे? तो अरविंद सक्सेना के स्थान लेंगे। UPSC का स्थापना जो हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली है। UPSC का काम क्या है? तो UPSC का काम है IAS, IPS और IFS अधिकारियों का चयन करना। UPSC के द्वारा ही IAS और IPS और IFS अधिकारी का नियुक्ति किया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसके द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को संबोधित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल, इनमें से सभी। तो आपका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है नई शिक्षा नीति 2020 को संबोधित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित PM का संबोधन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा के किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू हुआ था। तो चलिए देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई को मंजूरी दी थी। कब मंजूरी दिया था? तो 29 जुलाई को मंजूरी दिया था। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकों को शामिल करने के लिए वैज्ञानिक कदमों को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिक फोरम के साथ मिलकर काम करेगा। किसके साथ मिलकर काम करेगा? तो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम के साथ मिलकर काम करेगा। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन ने इस शिक्षा नीति पे अहम भूमिका निभाई है और बहु विषय पाठ्यक्रम, बहुप्रवेश और निकास विकल्प को इस बात का चयन करने का सक्षम बनाएगा कि वे क्या अध्ययन करना चाहते हैं और कितना अध्ययन करना चाहते हैं। साथ ही छात्र जब चाहें कोर्स को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नई शिक्षा नीति और अनुसंधान के बीच के अंतर को कम करने में मदद करेगी। NEP शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब कोई शिक्षक सिखाता है तो राष्ट्र का नेतृत्व करता है। NEP शिक्षक और शिक्षण प्रशिक्षण के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई शिक्षक अगर किसी चीज़ को सिखाता है तो वह एक राष्ट्र को संबोधित करता है। छात्रों को पुनः कौशल प्राप्त और अपडेट कर सकते हैं। NEP छात्रों को उस कौशल को सीखने के सक्षम बनाएगा जिसमें उनकी रुचि होगी। जिसमें भी स्टूडेंट का रुचि होगा, जो वो सीखना चाहेगा, तो वो जो है NEP के द्वारा उसे सक्षम बनाया जाएगा। और NEP जो है इसमें मदद करेगा कि आप किस तरह से किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। तो आज इस नई शिक्षा नीति में इस सारे टॉपिक पे जो है प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? हरमनप्रीत कौर, सुरेश रैना, हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना दोनों, या फिर विराट कोहली। तो आपका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। इन दोनों को जो है WTF ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त, 5 अगस्त, 8 अगस्त, 6 अगस्त। तो आपका आंसर होगा 7 अगस्त। 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है और इसे हथकरघा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने बुनकरों की
आय में वृद्धि और इन्हें जागरूक करने के लिए जो है 7 अगस्त 2015 को चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के शताब्दी हॉल में उद्घाटन किया था। कब इसका उद्घाटन किया गया था? तो 7 अगस्त 2015 को उद्घाटन किया गया था और 7 अगस्त 2015 से ही राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ब्रिटिश सरकार ने 7 अगस्त को बंगाल के विभाजन के विरोध में 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसी के ये पे मनाया जाता है हैंडलूम दिवस, जिसमें कि घरेलू उत्पाद और घरेलू उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ की संसद ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है? इंग्लैंड, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की संसद ने जो है टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन करने के लिए विधेयक पास किया गया और डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उनके हस्ताक्षर के लिए जो है विधेयक को भेजा गया है, उसके बाद इसे पास कर दिया जाएगा। टिकटॉक की कंपनी का नाम है बाईडांस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था टिकटॉक। टिकटॉक की शुरुआत जो है 2012 में हुआ था और इसके संस्थापक हैं छांग इमिंग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसान रेल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर। पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों, रविशंकर प्रसाद। तो आपका आंसर होगा पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों। इन दोनों के द्वारा जो है किसान रेल का शुभारंभ किया गया। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी। किसके किसके बीच चलेगी? तो महाराष्ट्र के नासिक और बिहार के दानापुर के बीच में चलेगी। यह ट्रेन जो है 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के लिए जो है इस ट्रेन को चलाया गया है ताकि किसानों की आय जो है 2022 तक दुगना किया जा सके। इससे जो है जल्दी खराब होने वाले सामान, सब्जी, फल जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार में लाने में मदद करेगी। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहाँ की सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर। तो आपका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया है। तेंदू का पत्ता जो है बीड़ी बनाने के लिए काम आता है और इसे वहाँ के वनवासियों द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस योजना में क्या क्या दिया गया है। यदि परिवार का मुखिया का मृत्यु हो जाता है तो 2 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन उम्र उनका 50 वर्ष से कम होना चाहिए। दूसरा, दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रुपया दिया जाएगा और वित्तीय सहायता भी दिया जाएगा। विकलांग होने की स्थिति में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। यदि मुखिया की उम्र 50 से 59 वर्ष है तो 30,000 रुपया दिया जाएगा, जबकि आकस्मिक मृत्यु के मामले में 75,000 रुपया दिया जाएगा। अगर उनके साथ दुर्घटना हो जाता है तो उन्हें 30,000 रुपया दिया जाएगा और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो 75,000 रुपया दिया जाएगा। उम्र कितना है? तो 50 से 59 वर्ष के लोगों को। इस योजना का लाभ लगभग 12,50,000 परिवारों को मिलेगा। कितना लाख परिवारों को? तो 12,50,000 परिवारों को छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा जो कि तेंदुपत्ता एकत्रित करते हैं। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, मनोज सिन्हा, सुमित देव। तो आपका आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को जो है कैग नियुक्त किया गया
और वे 14वें कैग होंगे। 8 अगस्त को ये अपना पदभार संभालेंगे और राजीव महर्षि के स्थान लेंगे। किसके स्थान पर? तो राजीव महर्षि के स्थान पर आएंगे। गिरीश चंद्र मुर्मू इसके पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। वहाँ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। 1 साल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में रहें और उनके जगह पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बनाया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितना योगदान दिया? 15.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत ने जो है 15.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी में। इस राशि का चेक जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व TS त्रिमूर्ति द्वारा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन के निदेशक जॉर्ज चेटिफ को सौंपा जाएगा। किसे सौंपा जाएगा? तो जॉर्ज चेटिफ को सौंपा जाएगा। और किसके द्वारा? तो S त्रिमूर्ति, जो कि भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे। यह जो है 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्ति की दिशा में विकासशील देशों के समर्थन करने के लिए बहुपक्षपात और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 2017 में संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष का गठन किया गया। तो चलिए इसी के साथ देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा जल मौसम संबंधित खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था, वन अनुसंधान संस्थान, वन प्रबंधन संस्थान, सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था के द्वारा जो है जल मौसम संबंधित खतरों की जोखिम को कम करने के विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया था। हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन। इस वेबिनार में तूफान और आकाशीय बिजली, बादल का फटना और बाढ़, चक्रवात और तूफान का बढ़ना तथा जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम घटनाएं से जुड़ी मुद्दों पर जो है इस वेबिनार में टॉपिक था। इस वेबिनार का यह टॉपिक था। तो चलिए आज का हमारा यहीं समाप्त होता है। फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्हें भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।